Assalamu alaikum class. Topic of today's video is gel electrophoresis. सबसे पहले हम electrophoresis क्या होती है उसको go through करेंगे. Electrophoresis is a lab technique used to separate charged molecules like DNA, RNA, protein according to their size by passing them through the electric field. कि जो चार्ज बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं. तो इनके फ्रैगमेंट्स को, छोटे हों फ्रैगमेंट्स या बड़े हों, इनके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. तभी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहे हैं. इलेक्ट्रो वाई देयर इज़ एन इलेक्ट्रो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं इसमें. इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंट तरह से होती है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है कि जेल के थ्रू हम बायोमोलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करेंगे. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या होगा कि हम बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमारे पास मीडियम क्या होगा, जेल. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ लैब टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड इट इज़ यूज्ड to separate the charged molecule like DNA, RNA and protein according to their sizes. उनके sizes के according हम separate करेंगे. जैसे जैसे वो जेल से मूव करेंगे, और वो मूव कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. उनकी मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होती है. यहाँ पे वर्ड है साइजेस. कैसे मतलब मूवमेंट, जो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे. अगर आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे. और मूव किस में से करते हैं, जेल में से. सीविंग जेल मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि सीविंग जेल मैट्रिक्स मीन्स कि ऐसी जेल जिसमें चैनल्स हैं, गैप्स हैं, पोर्स हैं. जब जेल में चैनल्स या गैप्स क्रिएट होते हैं या क्रिएट हम करते हैं, उसके बाद ही उन चैनल्स में से जो भी हमारे पास सैंपल है, डीएनए का है, आरएनए का है, तभी वो उन्हीं पोर्स में से मूव करता हुआ आगे जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट को हम जेल के अक्रॉस अप्लाई करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो मीन्स के एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है. तो जेल पे हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो जेल पे भी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव चार्ज मीन्स विच इज़ कनेक्टेड टू द एनोड, और दूसरा जेल का एंड नेगेटिव चार्ज का होगा क्योंकि वो एंड कैथोड से कनेक्टेड है. चार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को माइग्रेशन कहा जाता है. जेल में से जैसे जैसे चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उसको माइग्रेशन कहेंगे. मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज. वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दे विल मूव टुवर्ड कैथोड, और वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दे विल मूव टुवर्ड द एनोड. ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए. A molecule with a negative charge therefore be pulled towards the positive end, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा. जेल हमारे पास जो हम जेल यूज़ करेंगे उसमें वो परमिएबल मैट्रिक्स होती है. परमिएबल मीन्स कि जो परमिट कर सकती है कि उसके अंदर से अलाउ किया जाए मूवमेंट को या पास कर सके. वो सीव्स होते हैं. सीव मीन्स के पोर्स होते हैं ना. थ्रू द मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास अक्रॉस इट. जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जेल में से ज़्यादा क्विकली पास करेंगे. ज़्यादा क्विकली करेंगे तो कम टाइम लेंगे, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे क्योंकि वो ट्रैप हो जाएंगे उसके अंदर. देयरफॉर दे विल ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड विल टेक मोर टाइम. अदर दैट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द साइज. तभी हम कह रहे हैं कि वो साइज़ के बेस पे सेपरेट होते हैं. हम जेल किस किस टाइप की यूज़ कर सकते हैं. स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, एगरोज यूज़ कर सकते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड, सेलुलोज एसीटेट. लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं वो एगरोज होती हैं और पॉलीएक्रिलामाइड. एगरोज
कि जेल फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें जो सीव्स होते हैं या पोर का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स कि लार्जर साइज़ होता है। तो इसीलिए ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए या उन फ्रैगमेंट्स के लिए उस सैंपल के लिए प्रेफर की जाती है जो हमारे जिनमें लार्जर डीएनए या आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं। लेकिन पॉलीएक्रिलामाइड का पोर साइज़ कम होता है, तो हम वो सैंपल लेंगे जिसमें फ्रैगमेंट का साइज़ कम होगा। अगर डीएनए का साइज़ लार्जर हमारे पास है या आरएनए का लार्जर फ्रैगमेंट है हमारे पास, तो हम एग्रोज यूज़ करेंगे। और अगर स्मॉलर है या किसी भी प्रोटीन का हमने यूज़ करना है तो हम पॉलीएक्रिलामाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एगरोज ही यूज़ की जाती है। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स को उनकी साइज़ की बेस पे सेपरेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और with the use of gel। कौन सी जेल? एग्रोज जेल। Agarose gel electrophoresis is a lab technique to separate biomolecules within a gel made up of agarose in a suitable buffer under the influence of an electric field। सेम वही डेफिनेशन है जो पीछे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया सूटेबल बफर। ये सूटेबल बफर हम कैसे यूज़ करेंगे आगे जैसे जैसे वीडियो में आप मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्रोज, व्हाट इज़ एग्रोज? Agarose is a polysaccharide that is purified from the seaweed. It is typically used at the concentration of 0.5% to 2%। मीन्स कि इस कंसनट्रेशन में ये इस परसेंटेज में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्रोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो जेल स्टिफर होगी, लेकिन अगर एग्रोज की कंसनट्रेशन कम है मीन्स कि डाइल्यूटेड है तो जेल स्टिफर नहीं होगी, वो ज़्यादा थिन सी होगी। तो हम एग्रोज मोस्टली एग्रोज की कंसनट्रेशन हम कम रखते हैं उस सैंपल के लिए जिसमें हमारे पास फ्रैगमेंट्स लार्ज हैं, और एग्रोज की कंसनट्रेशन हम मोस्टली उसमें ज़्यादा रखते हैं मीन्स के स्टिफर जेल उस सैंपल के लिए जिसमें हमारे पास फ्रैगमेंट्स छोटे हैं। एग्रोज की हायर कंसनट्रेशन किसके लिए? स्मॉलर फ्रैगमेंट्स के लिए। एग्रोज की कम कंसनट्रेशन किस सैंपल के लिए? जिसमें फ्रैगमेंट्स लार्ज होंगे हमारे पास। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 50 बेस पेयर्स टू द सेवरल मेगा बेसेस, मिलियंस ऑफ बेसेस। मीन्स कि अगर हमारे पास सैंपल में और डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं 50 बेस पेयर्स के भी हैं या मिलियंस ऑफ बेसेस भी उसमें हैं, तो हम सेपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एग्रोज जेल ऑफ अ डिफाइंड कंसनट्रेशन हमें पहले से पता होगी। इस सॉलिडिफाइड उसको हम सॉलिडिफाई कर लेंगे जेल को, जैसे हमारे पास जेली होती है ना वैसे ही जेली की तरह जेल को सॉलिडिफाई कर लेंगे। जेल नाम से पता चल रहा है जेली टेक्सचर, और उतना सॉलिडिफाई करेंगे कि उसमें चैनल्स क्रिएट हो जाएं। और चैनल्स क्रिएट क्यों करने हैं? ताकि उसमें से हमारे सैंपल की मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। दीज चैनल्स वेरी इन साइज, छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। लार्जर चैनल्स कब बनेंगे? जब हमारे पास डाइल्यूटेड जेल होगी। डाइल्यूटेड जेल कब होगी? जब एग्रोज की कंसनट्रेशन कम होगी। और जो स्मॉलर चैनल्स कब बनेंगे? जब एग्रोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इनिशिएटेड, इसको हम कहते हैं जेल रनिंग। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस इनिशिएट की जाती है, इनिशिएट मीन्स के करंट को हमने पास करवाना स्टार्ट कर दिया। करंट जब पास करवाना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम कहेंगे कि जेल को हम रन कर रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है स्टार्ट से एंड तक, उस टाइम जेल रन हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे सैंपल में जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं या आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको फोर्स करती है कि वो जेल के थ्रू मूव करे। और जेल के थ्रू कैसे मूव करेगी? जो जेल में चैनल्स प्रेजेंट हैं। द गैप्स इन द जेल अलाउ दिस मॉलिक्यूल टू ट्रैवल थ्रू देम एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल साइज।
और उनकी स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल के साइज़ पे। साइज़ छोटा है तो जल्दी मूव करेगी, अगर साइज़ बड़ा है तो स्लोली मूव करेगी। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सच एज टाइनी डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रेवल फास्ट टेकिंग लेस टाइम। इसमें स्पेलिंग्स की काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो आप खुद वो ठीक एक देख लीजिएगा। लार्जर मॉलिक्यूल्स विल गेट ट्रैप्ड एंड रिक्वायर अ लॉन्गर टाइम टू ट्रैवल थ्रू द गैप्स। दिस स्पीड में बी इंक्रीज्ड। ये स्पीड हम इनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, और वो फिर स्पीड छोटे फ्रैगमेंट्स और बड़े फ्रैगमेंट्स दोनों पे ही अप्लाई होगी। लेकिन इससे अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी तो इसकी वजह से हमारे जो बैंड्स की रेजोल्यूशन है वो अफेक्ट हो सकती है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डीएनए। अब हम सैंपल सपोज करेंगे कि हमारे पास डीएनए का सैंपल है, तो डीएनए के सैंपल को हम साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे सेपरेट करेंगे। सैंपल मीन्स कि सैंपल है डीएनए का, लेकिन उसमें जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। हमें साइज़ का नहीं पता कौन सा फ्रैगमेंट किस साइज़ का है, कौन सा छोटा है बड़ा है, कितनी बेस पेयर्स का है। तो वो पता चलाने के लिए हम डीएनए के सैंपल को रन करेंगे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस enables you to distinguish DNA fragments of different length। डिफरेंट लेंथ मीन्स कि उसके बेस पेयर्स कम हैं या ज़्यादा हैं। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, मीन्स एनोड की तरफ मूव करेगा। जो डीएनए के शॉर्टर स्ट्रैंड्स होंगे, छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, वो जल्दी मूव करेंगे थ्रू द जेल, और जो लॉन्गर स्ट्रैंड्स होंगे वो आहिस्ता मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। और इस तरह से ये फ्रैगमेंट्स अरेंज हो जाएंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज़। कि छोटे मॉलिक्यूल जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं वो ज़्यादा नीचे तक जाएंगे, लंबे या जो लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएंगे, उनकी मूवमेंट कम होगी। जेल में से कम पास, जेल में से मीन्स के थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब डीएनए हम डीएनए को हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, मीन्स कि अगर वो ट्रैवल कर भी गए हैं, सेपरेट हो भी गए हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आएंगे नेकेड आई से। तो इसीलिए हम डाइस का यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट टैग्स या रेडियो एक्टिव लेबल्स को यूज़ करते हैं, ताकि जब हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएं तो हमें नज़र भी आ सकें। अगर नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते तो फिर हम अल्ट्रा वायलेट, नेकेड आई से तो ऐसा सही नज़र नहीं आते, लेकिन तो हम जो यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होता है उसको यूज़ करते हैं, और उसके नीचे फिर जो हमने फ्लोरेसेंट टैग्स यूज़ किए हुए होते हैं वो फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं, चमकते हैं, उससे हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को देख सकते हैं। दे विल अपीयर एज बैंड्स ऑन द जेल। डीएनए अब जो डीएनए के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स सेपरेट हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो किस किस लेंथ के हैं, तो इसलिए हम एज अ स्टैंडर्ड एक डीएनए मार्कर या डीएनए लैडर भी विद सैंपल यूज़ करते हैं, कि हम सैंपल को भी साथ साथ रन कर रहे हैं, लेकिन हमने साथ एक डीएनए लैडर भी यूज़ किया, डीएनए मार्कर भी यूज़ किया। डीएनए लैडर या मार्कर क्या है, उसमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे जिनकी लेंथ हमें पता है, छोटी लेंथ से लेकर बड़ी लेंथ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसमें 10 बेस से लेकर 100 या 1000 बेसिस तक डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। तो डीएनए मार्कर की सेपरेशन की बेस पे हम अपने सैंपल के जो बैंड्स आए हैं उनको कंपेयर करेंगे, और उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि सैंपल में जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी लेंथ क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम करते कैसे हैं परफॉर्म। सबसे पहले मटेरियल्स क्या क्या हमें चाहिए होते हैं। एग्रोस चाहिए होता है, ये हमें मार्केट से इजीली अवेलेबल पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। सैंपल लोडिंग डाई, सैंपल लोडिंग डाई है तो मीन्स कि ऐसा लोडिंग डाई जो सैंपल में हम यूज़ करें, और सैंपल हमारे पास क्या है इस वक्त डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। डाई कोई भी डाई
कपड़ा डाई करवाया है, कोई ना कोई कलर आ गया कपड़े के ऊपर, तो मैं इसको हमने सैम्पल को हमने कोई ना कोई कलर देना है ताकि हमें सैम्पल नज़र आ सके जब वो सेपरेट हो जाए। और वो कलर भी देता है और डेंसिटी भी देता है सैम्पल को ताकि वो लोड हो सके इजीली वेल्स में। अब वेल्स क्या हैं या जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और जो हमारे पास डाई होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूट्रल बफर्स में। जस्ट दे मूव, सॉरी ये मूव है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जो हमारे पास डीएनए, जिस डायरेक्शन में डीएनए मूव करता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हमारे पास डाई भी नेगेटिवली चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में डीएनए मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास डाई मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इससे हमें डीएनए के डायरेक्शन का या डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स की मूवमेंट का अंदाज़ा होगा। जो लोडिंग डाई कंपोज्ड कह सकते हैं किन किन चीज़ों से बना होता है? ब्रोमोफिनोल ब्लू से बना होता है और ग्लिसरॉल से होता है। ब्रोमोफिनोल ब्लू का आता है कलर देता है और ग्लिसरॉल का आता है डेंसिटी देता है कि अगर जब हमने सैंपल को लोड किया है कि वो ओवरफ्लो ना कर जाए, बाहर ही ना निकल आए, तो थोड़ी डेंसिटी थोड़ा सा भारापन देने के लिए हम ग्लिसरॉल डाल देते हैं ताकि वो वेल्स में ईजिली सेटल डाउन हो सके। डीएनए लेटर स्टैंड या डीएनए मार्कर नेक्स्ट इज डीएनए लेटर स्टैंड। नेक्स्ट इज डीएनए लेटर स्टैंड या डीएनए मार्कर, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। कंपनीज़ ने कुछ कंपनीज़ ने इनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है जिनकी डिफाइंड लेंथ होती है, हमें पता होती है। फॉर एग्जांपल 0.5, 1, 1.5 टू 2.5 किलो बेसिस या और 10 kb तक इनकी लेंथ हो सकती है और इनको यूज़ किया जा सकता है और इनको यूज़ किया जाता है कि जो हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स सेपरेट हुए हैं उनको क्वांटिफाई करने के लिए। इथिडियम ब्रोमाइड को भी स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये डीएनए से बाइंड होगा और फ्लोरेसेंस को इमिट करेगा ताकि हमें डीएनए नज़र आ सके। ये लेकिन ये म्यूटाजेनिक होता है, इसीलिए हमें इसे केयरफुली हैंडल करना पड़ता है कि हमारी स्किन पे ना लग जाए या जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए उनके ऊपर ना लग जाए, इसलिए हमें ग्लव्स वगैरह और ग्लासेस वगैरह डालनी पड़ती हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए। इसको हम इथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम किस टाइम ऐड करें। या तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले कब? जब हम जेल प्रिपेयर कर रहे हों। जब जेल प्रिपेयर कर ली और उस टाइम या तो आपने इथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर देना है, या जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी जेल हमने रन कर ली मीन्स कि हमने करंट पास करना बंद कर दिया और उस टाइम हम वॉश करें जेल को इथिडियम ब्रोमाइड से। हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं। टैंक बफर्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? डिफरेंट बफर्स हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। डिपेंड करता है कि डीएनए का साइज़ क्या है जिसको हम इलेक्ट्रोफोराइज कर रहे हैं। और बफर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो जेल को बनाने में और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने में। दो तरह के मोस्टली बफर यूज़ किए जाते हैं, एक TAE बफर है और एक TBE बफर है। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो TAE बफर है। व्हाट इज़ TAE बफर? ट्रिस, T stands for tris, A stands for acetate and E stands for EDTA. EDTA stands for ethylene diamine tetraacetic acid। ये मोस्ट कॉमनली बफर यूज़ किया जाता है। इसकी जो pH मेंटेन करता है वो 8 है। It has the lowest buffering capacity, required low voltage and more time. Linear double-stranded DNA run faster in TAE than TBE and offers best resolution for the larger DNA. Next one is TBE buffer. ये ट्विस बोरेट EDTA है। इसके दोनों बफर में बस क्या डिफरेंस है कि इसमें बोरेट है लेकिन बेस दोनों में क्या ट्विस ही है और एंड पे EDT ही है। इसमें बोरेट है और इसमें एसीटेट है, एसिटिक एसिड, इसमें बोरिक एसिड।
TBE is used for the smaller DNA fragments and which are less than 500 base pairs. Both TAE and TBE have tris base and acetic acid. जो ट्रिस बेस और एसिटिक एसिड है वो न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करता है, और EDTA क्या करता है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट का मीन्स क्या है कि ये मेटल आयंस के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे पास सैंपल है डीएनए का। डीएनए को एक एंजाइम है जो तोड़ सकती है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकती है, वो है हमारे पास डीएनएस। अब डीएनएस को हम चाहते हैं कि अगर वह हमारे सैंपल में डीएनएस मौजूद है विद डीएनए तो वो हमारे सैंपल को डैमेज कर सकती है। तो हम चाहते हैं कि डीएनएस नॉन फंक्शनल हो जाए। तो नॉन फंक्शनल बनाने के लिए तो डीएनएस का जो कोफैक्टर होता है उसको हम उसकी बाइंडिंग करवा देते हैं। उसकी बाइंडिंग करवाने के लिए जो कोफैक्टर है वो मैग्नीशियम आयन है। डीएनएस को फंक्शनल होने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत है। कौन सा कोफैक्टर, मैग्नीशियम आयन। लेकिन हमने बफर में EDTA यूज़ किया है ताकि वो मैग्नीशियम आयन के साथ बॉन्ड बना ले। जब EDTA मैग्नीशियम आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोफैक्टर की उसकी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर कोफैक्टर की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता तो डीएनएस भी नॉन फंक्शनल होगा। सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयरिंग द जेल। यहाँ पे मैंने कहा है कि स्पेलिंग्स आपने देख लेने हैं। एगरोस जेल आर टिपिकली यूज टू विजुअलाइज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। कंसंट्रेशन ऑफ एगरोस जो कंसंट्रेशन है वो हमने देखनी है, और वो डिपेंड करती है कि हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स का साइज़ क्या है। अगर छोटा साइज़ है तो कंसंट्रेटेड जेल बनाएंगे, अगर लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं तो डाइल्यूटेड जेल बनाएंगे। The higher the agarose concentration, the denser the matrix and vice versa. Smaller fragments of DNA are separated on high concentration of agarose, while the largest molecules require a lower concentration of agarose. इस मैं बता चुकी हूँ आपको। टू मेक अ जेल, एगरोस पाउडर जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है उसको हम मिक्स करते हैं। हमारा जो बफर हमने लिया है, मोस्टली TAE बफर लिया है, और उसकी भी जो कंसनट्रेशन होती है वो डिफाइंड होती है। जब हम एगरोस पाउडर को मिक्स करेंगे बफर में तो फिर हम उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। हम इसको हीट भी कर सकते हैं और उसको माइक्रोवेव ओवन में उसको हम माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और तब तक करना है जब तक एगरोस पाउडर उसमें मेल्ट नहीं होता, अच्छी तरह वो मिक्स नहीं हो जाता, कोई भी बम्प्स नहीं होने चाहिए। जब मोल्टन जेल है तो उसको अब जेल जो मोल्टन है, मैंने पीछे बताया है, जो एथिडियम ब्रोमाइड, दो ऑप्शन है। एथिडियम ब्रोमाइड को ऐड किया तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले या तो बाद में। अगर हमने पहले यूज़ करना है तो ये जो मोल्टन जेल हमने माइक्रोवेव से निकाली है इसको थोड़ा कूल डाउन करना है। कूल डाउन मीन्स कि 50 तक टेम्परेचर हो जाना चाहिए, हम हैंडल कर सकें उसको। उसके बाद हमने हमारा जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो ऐड कर देना स्टेनिंग के लिए। जब अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो जेल कास्टिंग ट्रे है उसमें हमने अपनी जेल पोर कर देनी है। मेक श्योर कि बबल्स उसमें ना हो हमारी जेल में। अगर हैं भी तो पेपेट आपने लेनी है और अच्छी तरह से उन बबल्स को आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम एक कॉम्ब प्लेस करते हैं। कॉम्ब क्यों प्लेस करना है? ताकि हम वेल्स बना सकें। उसमें वेल्स क्यों बनाने हैं? ताकि हम सैंपल को लोड कर सकें अंदर। जेल जब कूल हो जाएगी, हम जब कास्टिंग ट्रे में हमने जेल डाली है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके अंदर हमने कॉम्ब रख दिया है, फिर उसमें हमने अपने जेल को अलाउ किया कि वो कूल डाउन हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगी तो वो ओपेक नज़र आएगी, बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, तो वो ओपेक होगी।
फिर जब ओपेक हो, जब वो सॉलिडिफाई हो जाए तो हमने कॉम्ब को रिमूव करेंगे। जब कॉम्ब को रिमूव करेंगे तो अंदर ऑलरेडी वेल्स बन चुके हैं। अब उन वेल्स को हमने सैंपल को लोड करने के लिए यूज़ करना है। हम खुद भी बना सकते हैं जेल लेबॉर्ट्री में, लेकिन कुछ लोग, अगर आप नहीं बना रहे तो आप प्रीमेड जेल भी जो बाज़ार में अवेलेबल है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में रखेंगे, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर उसमें पोर करेंगे टैंक में, ताकि जो जेल की सारी सरफेस है वो कवर्ड हो जाए। बफर मैंने पीछे बताया क्यों। एक तो बफर हमने यूज़ किया जेल बनाने में। जब जेल बनाई, जेल जो क्योंकि जो एगरोस है वो पाउडर फॉर्म में मिला है हमें, तो पाउडर फॉर्म तो हम यूज़ नहीं कर सकते। उस पाउडर को हमने जेल बनाना है, तो उसके लिए हमने बफर में उसे मिक्स किया है, सोल्यूशन बनाया। और नेक्स्ट फिर हमने बफर को सिर्फ और सिर्फ प्लेन बफर को हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में पोर किया है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके। जब इलेक्ट्रिक करंट बफर में से पास करेगा तो वो फिर जेल में से भी पास करेगा, और जेल में पास करेगा तो हमारे सैंपल में से भी पास करेगा, और हमारा सैंपल तभी सेपरेट होगा, मूव होगा। जो बफर हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड किस टाइप के बफर हमने यूज़ करता है, डिपेंड करता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स का साइज़ क्या है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एग्रोस जेल है, ये हम ले रहे हैं, हमने ली है बाज़ार से ली है, पाउडर फॉर्म में है। हमें अब जेल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हमारे पास एग्रोस है, एक हमारे पास कोई बफर है। यहाँ पे हमने बफर कौन सा लिया, ट्विस एसीटेट EDTA लिया है। और अगर आपने इथिडियम ब्रोमाइड पहले डालना चाहते हैं तो आप पहले डाल सकते हैं। आपने TAE और एग्रोस को मिक्स किया, इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने माइक्रोवेव कर लेना है। माइक्रोवेव क्यों करें, ताकि जो पाउडर है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपने उसमें EDTA डाल देना है। EDTA की भी EDTA कह रही हूँ, इथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर देना है स्टेनिंग पर्पस के लिए। ये डालने के बाद आपने, ये हमारे पास कास्टिंग ट्रे है, इस जेल कास्टिंग ट्रे में हमने अपनी ये जेल अंदर पोर कर देनी। लिक्विड फॉर्म में जब हम डाल रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में है। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमने कूल डाउन कर लेना 50 तक। अगर ओवन से निकाला है, ये वैसे हमने हीट अप किया है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कास्टिंग ट्रे में डालने से पहले थोड़ा कूल डाउन कर लेना है। उसके बाद हमने कास्टिंग ट्रे में इसको डाल दिया, और कास्टिंग ट्रे में डालने से हमने कॉम्ब रखे, कॉम्ब में से कंघी टाइप ना, ये हमने कॉम्ब रख दिया। अब इस हमने अलाउ करना जेल को कि सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई होने के बाद हमने कॉम्ब को रिमूव कर देना है। अब जहाँ पे ये देखें, ये कॉम्ब ये अंदर है इसके, ये देखें, ये जेल के अंदर है, ये जो पार्ट है। और जब हमने निकाला है कॉम्ब, जब जेल सॉलिडिफाई हो जाएगी और कॉम्ब को निकाल दिया, तो इसके अंदर ये वेल्स हैं, इन वेल्स को हमने यूज़ करना है कि हम सैंपल को लोड कर सकें। अब डीएनए को प्रिपेयर करना है। सैंपल हमारे पास क्या डीएनए है ना, जो हमने उन वेल्स में पोर करना है, लेकिन हम सिर्फ डीएनए को अंदर नहीं डाल देंगे, तो डीएनए को पहले प्रिपेयर करेंगे। डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए हमने डाई ऐड करेंगे डीएनए में, ताकि हमें डीएनए विजुअलाइज हो सके आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए कि डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट्स बड़े फ्रैगमेंट्स कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव किए हैं, एट द एंड ऑफ द कहाँ तक मूव किए हैं, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम डाई ऐड करेंगे। विजुअलाइज करने के लिए भी और डेंसिटी भी देने के लिए, ताकि जब हम डाई लोड किया है वेल्स में, डाई लोड करने कह रही हूँ, सैंपल को जब लोड करते हैं वेल्स में, उसके बाद हम बफर सारा के सारे टैंक को बफर से भर देते हैं। जब टैंक को बफर से भर देंगे तो चांसेस हैं कि हमारा जो सैंपल है वो बफर में ऐड हो जाए, बफर में मिक्सअप हो जाए और बाहर निकल आए वेल से। तो इसलिए इसको डेंसिटी देने के लिए ग्लिसरॉल भी ऐड करते हैं उसमें, ताकि
और बफर की डेंसिटी और होती है, सैंपल की डेंसिटी और होती है। सैंपल की डेंसिटी और क्यों होगी? क्योंकि हमने ग्लिसरॉल ऐड किया है। तो वो डेंसिटी के डिफरेंस की बेस पे एक दोनों में मिक्सअप नहीं होंगे। A dye is added to the sample of the DNA prior to the electrophoresis to increase the viscosity of the sample, which will prevent it from the floating out of the wells and so that the migration of the sample to the gel can be seen. नज़र भी आ सके, फ्लोटिंग आउट से प्रिवेंट करने के लिए भी। जेल मार्कर को भी हम जेल मार्कर के पीछे बता चुकी हूँ, जिसका हमें जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमें पता होता है, उसको पहले वेल में लोड करेंगे और जो बाकी वेल्स है उसमें अपने सैंपल्स को लोड करेंगे। इसके बाद लोड करने के बाद हम सारा बफर से भर देंगे। बफर से भरने के बाद हमने लिड से कवर कर देना है और हमने इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करना है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वेल्स है, ठीक है, ये हमारे पास जेल में वेल्स हैं। ये जो पहला वेल है इसमें हम अपना डीएनए लैडर जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जिससे हमने कंपैरिजन करना है अपने सैंपल्स का, उसको ऐड करना है। इसमें डीएनए लैडर को ऐड करेंगे, जो बाकी वेल्स होंगे इसमें अपने सैंपल्स को करना है। अब ये डीएनए लैडर इसमें हम छोटे से बड़े तमाम लेंथ की जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें नोन है उनकी लेंथ वो सेपरेट हो जाएंगे अपनी साइज़ की बेस पर। अब ये हमारे पास सैंपल है, ये भी सैंपल है। अब ये यहाँ तक मूव किया, इसमें से ये यहाँ तक मूव किया। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे वैसे वैसे ये नीचे मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा देर तक हमने अप्लाई नहीं किए रखनी, ऐसे ना हो कि ये जेल के नीचे तक रन कर जाए। तो आपने देखते रहना है, क्योंकि ये तो विजुअलाइज तो हो रहे हैं ना, इसमें हमने डाई ऐड किया हुआ है। तो जब देख लेना है कि वो हाँ वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, ट्रैवल कर गए हैं, तो उस टाइम आपने करंट देना बंद कर देना है ताकि वो ज़्यादा नीचे मूव ना कर सके। और इसी तरह ये हमारे पास जो सैंपल है वो भी मूव करता जाएगा नीचे। ये हमारे पास कास्टिंग ट्रे है जिसमें हमने अपनी जेल प्रिपेयर की। इस कास्टिंग ट्रे को हमने रखना है इसमें। ये हमारे पास बफर टैंक है। कास्टिंग ट्रे को बफर टैंक में रखेंगे, फिर बफर टैंक को हमने भर देना है बफर से, फिर इसको हमने अटैच करना है इस केबल से इसके साथ। ये टैंक लिड है, ये इसके अंदर रखेंगे, इसके ऊपर पे टैंक लिड रख देंगे, इसको हम अटैच करेंगे केबल्स के साथ और केबल्स को अटैच क्यों करेंगे? ताकि करंट दे सकें। हाँ, ये याद रखना है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो वेल्स बनाए हैं वो ऑपोजिट टू द एनोड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रखा हुआ है, हमने अब करंट अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास सैंपल है, हमारा कास्टिंग ट्रे, इसमें हमारे पास सैंपल है। ये सैंपल वेल्स हैं, इसमें हमने सैंपल लोड किया हुआ है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव एनोड है, तो हमने जो वेल्स बनाए हैं वो ऑपोजिट टू दी एनोड किए हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे इस साइड पे। ये हमें ऐसे नज़र आता है, जो रियलिटी में ये ऐसे होता है कि ये हमारे पास अंदर ये जो वाइट नज़र आ रही है जेल है, ओपेक से जो है, और जो ब्लू सारा सोल्यूशन है ये बफर सोल्यूशन है, और डीएनए इस साइड पे मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, सेपरेटिंग द फ्रैगमेंट। अब फ्रैगमेंट्स हमारे पास सेपरेट हो गए हैं। कैसे सेपरेट हुए हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास करवाया। इलेक्ट्रिक करंट इज टर्न्ड ऑन सो दैट ए नेगेटिवली चार्ज DNA moves through the gel towards the positive side of the gel. Shorter length of the DNA move faster than the longer length, so they will move further in the time the current is run. The distance of the DNA has migrated in the gel can be judged by visualizing them and by monitoring them
एंड बाय मॉनिटरिंग माइग्रेशन ऑफ द लोडिंग बफर डाई की जो माइग्रेशन है उसको अगर हम विजुअलाइज कर लेंगे तो मीन्स हम डीएनए की मूवमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज लेफ्ट on long enough to ensure that the DNA fragments move far enough across the gel to separate them, but not so long. ये बता चुकी इतनी ज़्यादा अपने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना कि वो जेल से नीचे ही चले जाएं. Visualizing the results. Once the DNA has migrated far enough across the gel, the electric current is switched off and the इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देना. जेल को हम रिमूव कर लेंगे और उसको हम क्योंकि पीछे मैं बता चुकी हूँ कि हमने एथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया हुआ है पहले ही. एथिडियम ब्रोमाइड पहले ही डाल दिया हुआ है, तो हमें बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमने जेल बनाते हुए एथिडियम ब्रोमाइड नहीं डाला तो अब हम इस टाइम जेल को वॉश करेंगे विद एथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पर जो भी फ्लोरेसेंट आया है उसको, ताकि वो डीएनए के साथ बाइंड करे और जब हम उसे अल्ट्रा वायलेट ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखें तो वो ग्लो करें, उसके जो बैंड्स हैं, उसके जो स्ट्रैंड्स हैं. Alternatively, the dye can be mixed with the gel before it is poured. ये पहले मैं बता चुकी हूँ. If the gel has run correctly, the binding pattern of the DNA marker और the DNA और the size standard will be visible. अगर जेल करेक्टली रन हुई है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है, कोई भी और प्रॉब्लम नहीं हुई, करेक्ट रन हुई है, तो बैंडिंग पैटर्न हमें डीएनए मार्कर के जो लेटर के वो नज़र आ जाएंगे और उससे हम कंपेयर कर लेंगे अपने सैम्पल के. ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास मार्कर के जो यहाँ पर डीएनए लेटर उसके स्ट्रैंड सेपरेट हुए और उनकी लेंथ हमें पता है. अभी देखिए नीचे सबसे छोटा स्ट्रैंड है, फिर ऊपर बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. मीन्स के नीचे छोटे हैं और ऊपर ये बड़े हैं. ऊपर बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. और ये हमारे पास सैम्पल है, ये इतना ट्रैवल किया है, ये इतना ट्रैवल किया, इतना इनके मैच कर लेना है. ये ट्रैवल है इन दोनों की हॉरिजॉन्टल दोनों हॉरिजॉन्टल हैं एक दूसरे के. जो आपने अगर ये इससे जहाँ तक आ रहा है मीन्स कि ये 100 बेस पेयर्स का है हमारे पास. ये सैम्पल, ये बेस सैम्पल हमारे पास कितने का है? 800 बेस पेयर्स का है. इसकी हॉरिजॉन्टल कौन से 600 बेस पेयर की, इसके 300 बेस पेयर्स की, 200 बेस पेयर्स की एंड 100 बेस पेयर्स की. तो डीएनए मार्कर हमें हेल्प आउट करता है कि सैम्पल में जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनकी लेंथ को क्वांटिफाई हम कर सकें. फैक्टर्स अफेक्टिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वोल्टेज यूज्ड. वोल्टेज अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो लो रेजोल्यूशन, अगर कम वोल्टेज देंगे तो हाई रेजोल्यूशन. रनिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बैंड्स जेल में से ही निकल जाएं. आपने मॉनिटर करते रहना है. अमाउंट ऑफ डीएनए यूज्ड. इट शुड बी केप्ट अकॉर्डिंग टू द लोडिंग डाई के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि लोडिंग डाई में ही हमने सैम्पल को मिक्स करना होता है. तो लोडिंग डाई की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम डीएनए के सैम्पल को यूज़ करेंगे. रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी मीन्स के नेगेटिव, मैंने पीछे बताया है कि ऑपोजिट हम रखेंगे. अगर एनोड अगर राइट साइड पे है तो जो वेल्स हमने बनाए हैं जिसमें सैम्पल पोर करना है वो लेफ़्ट की तरफ हो ताकि वो मूव कर सके. लेकिन अगर वो दोनों एक ही साइड मूव है तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, और अगर ट्रैवल नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोफोरेसिस. एप्लीकेशंस. इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन स्पेसेस. साइज ऑफ एन इंसर्शन और डिलीशन मीन्स के कोई भी अगर जीन डिलीट हो गई है या इंसर्ट हो गई है तो उसके साइज को डिटर्मिन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन आर द टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन. टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल साइज एलीज एट अ सिंगल लोकस, टू असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड द डीएनए प्रेजेंट, क्वालिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सैंपल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नॉट एंड ऑफ डीएनए present in the sample. For the DNA sequencing, for blotting, southern blotting, medical research, forensics and paternity test. Paternity NITY, sorry आप ये spellings देख लीजिएगा. That was all about today's lecture. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you.